गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले कल स्टार्ट किया था अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, चैप्टर 4 ऑफ पॉलिटिकल साइंस, क्लास 12th का। और जिसमें हमने यूरोपियन यूनियन जो है उसको डिस्कस किया था कि उसके फीचर्स क्या हैं या यूरोपियन यूनियन क्या है और आसियान क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के बारे में, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में। और पार्ट 3 हमारा आज स्टार्ट हो रहा है, द राइज ऑफ द चाइनीज़ इकोनॉमी। इसका क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ द चाइनीज़ इकोनॉमी। कि चाइनीज़ इकोनॉमी के राइज होने के क्या फैक्टर्स हैं, या किस तरह से चाइनीज़ इकोनॉमी ग्रो कर रही है और किस तरह से एडवांस हो रही है, वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। Let us now turn to the third major alternative center of power and our immediate neighbor चाइना। जैसे आप जानते हैं कि हमारा ये नेबर है चाइना, और ये अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर है जो कि यूएस डोमिनेंस को जो चैलेंज कर रहा है। द कार्टून ऑन द फॉलोइंग पेज sums up the current mood all over the world about the rise of China as an economic power। पहले आपको ये दिखा देते हैं। ये है कार्टून दिखाया गया है कि चाइना, जो इसको ड्रैगन भी कहा जाता है, द ग्रेट बॉल एंड ड्रैगन आर टू सिम्बल्स मोस्ट commonly associated with China. This cartoon uses both these to depict China's economic rise. Who do who do you think is the little man in this cartoon? Can we stop the dragon? तो यहाँ पे दिखाया गया है कि भाई चाइना को हम स्टॉप नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये ड्रैगन जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये कार्टून दिखाया गया है, ये अगर आप देख रहे हैं ये लिटिल मैन दिखाया गया है। तो ये ड्रैगन की तस्वीर थी। तो लेट अस फिर से हम स्टार्ट करते हैं। चाइनाज इकनॉमिक सक्सेस सिंस 1978। ये आपने ध्यान रखना है कि चाइना की सक्सेस जो है 1978 से जो है वो ज़्यादा ग्रो की है इसकी इकॉनमी। तो उसके कारण क्या है? चाइना हैज़ बीन द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी सिंस द रिफॉर्म्स फर्स्ट बिगेन देयर। तो चाइना जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है इस वक्त, सिंस इट इज़ प्रोजेक्टेड टू ओवरटेक द यूएस एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2040। अगर क्वेश्चन आपको इस तरह से भी हो सकता है, एनालाइज द बेसिस ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ चाइना टू ओवरटेक द यूएस एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2040। तो ये आपने एनालाइज करना है कि किस तरह से चाइना जो है अपनी इकॉनमी को 2040 तक वर्ल्ड की इकॉनमी, मतलब जो सबसे फास्ट है या सबसे ग्रोइंग इकोनॉमी है वो है अमेरिका की, उससे को लीड कर जाएगा 2040 तक, ऐसा एस्टिमेट लाया गया है। तो इट्स इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इनटू द रीजन मेक्स इट द ड्राइवर ऑफ ईस्ट एशियन ग्रोथ, thereby giving it enormous influence in regional affairs. The strength of its economy, together with other factors such as population, land mass, resources, regional location, and political influence, adds to its power in significant ways। अब देखिए, कोई कहता है कि कंट्री की पॉपुलेशन जो होती है वो एक ऑब्स्टेकल है किसी की डेवलपमेंट या ग्रोथ में, बट चाइना ने उसी को अपनी स्ट्रेंथ बना दिया है, अपनी इकॉनमी की स्ट्रेंथ को पॉपुलेशन और लैंड मास, जो इसके पास एरिया है, जो इसके पास ज़मीन है या रिसोर्सेज हैं, रीजनल लोकेशन है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है, ये सारे इसकी पावर में इसने तब्दील कर दिया है सभी को। आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 1949, फॉलोइंग द कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन under the leadership of Mao, its economy was based on the Soviet model. After the inception of the People's Republic of China, इसका जो चाइनीज़ कंट्री है इसका नाम क्या है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये इसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना भी कहा जाता है। और 1949 में इसको इंडिपेंडेंस मिली। एज ए कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन इसने स्टार्ट किया था, और इसके लीडर्स जो थे वो माओ से तुंग थे। और माओ माओ TSE से तुंग TUNG, ये इसके माओ से तुंग इसके जो लीडर थे।
जिसने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया, जो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी, और अपना जो स्टार्ट किया था। इट्स इकनॉमी वाज बेस्ड ऑन द सोवियत मॉडल, जैसे यहाँ पे भी दिखाया गया है कि इसकी इकॉनमी जो थी वो किस पे थी, सोवियत मॉडल पे थी। चाइना चूज टू सर्व इट्स लिंक्स विद द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, तो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के साथ भी इसने अपने लिंक जो थे वो रखे। इट हैड लिटिल चॉइस बट टू फॉल बैक ऑन इट्स ओन सोर्सेज एंड फॉर ए ब्रीफ पीरियड ऑन सोवियत एड एंड एडवाइस। शुरू में इसने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को कम फॉलो किया, सोशलिस्ट इकोनॉमी और कम्युनिस्ट इकोनॉमी को फॉलो किया, और यूएसएसआर सोवियत एड से थोड़ा बहुत इसने ग्रो किया, आगे बढ़ा। दिस द मॉडल वाज टू क्रिएट ए स्टेट ओन्ड हैवी इंडस्ट्रीज सेक्टर फ्रॉम द कैपिटल कम्युलेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर, ज़्यादा कैपिटल इसका जो आता था वो एग्रीकल्चर से आता था। एज इट वाज शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, शुरू में फॉरेन एक्सचेंज भी कम थी, दैट इट नीडेड इन ऑर्डर टू बाई टेक्नोलॉजी एंड गुड्स ऑन द वर्ल्ड मार्केट। आप देखिए फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है। अब जैसे आपने अमेरिका से कुछ ख़रीदना है तो उसके लिए आपके पास अमेरिकन डॉलर होना चाहिए, वही है फॉरेन एक्सचेंज। तो अगर आपको यूरोपियन कंट्री से ट्रेड करना है तो आपके पास यूरो होनी चाहिए करेंसी। तो ये इसके पास शुरू में वो कम थी फॉरेन एक्सचेंज, लेकिन धीरे धीरे इसने ग्रो किया। चाइना डिसाइडेड टू सब्सटीट्यूट इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक गुड्स। अब इसने क्या किया, चाइना ने क्या डिसाइड किया, सब्सटीट्यूट इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक गुड्स, कि इसने क्या किया कि भाई इंपोर्ट करेगा, अगर जैसे किसी कंट्री से कुछ सामान लाएगा तो उसको भी अपनी चाइनीज़ गुड्स देगा, तो उससे भी जो है वो लोन नहीं बढ़ेगा, इसका कर्जा नहीं बढ़ेगा। दिस मॉडल अलाउड चाइना टू यूज़ इट्स रिसोर्सेज टू एस्टैब्लिश द फाउंडेशंस ऑफ एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ऑन ए स्केल दैट डिड नॉट एग्जिट बिफोर। तो ये मॉडल जो था चाइना ने इसको अलो किया अपनी इकॉनमी को आगे बढ़ाने के लिए। एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर वाज अश्योर्ड टू ऑल सिटीजन्स, और सभी सिटीजन्स के लिए एम्प्लॉयमेंट और सामाजिक भलाई जो थी वो इसने रखी, श्योर की। एंड चाइना मूव्ड अहेड ऑफ मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन एजुकेटिंग इट्स सिटीजन्स एंड इंश्योरिंग बेटर हेल्थ फॉर देम। तो बाकी जो था चाइना ने क्या किया, इसके साथ साथ अपने सिटीजन्स को एजुकेट किया। एजुकेशन जो है वो सबसे बड़ी ताकत है किसी भी लिहाज से। तो द इकनॉमी आल्सो ग्रू एट ए रिस्पेक्टेबल रेट ऑफ 5 to 6%, और इसकी इकॉनमी जो थी वो बढ़ गई, 5 से 6% बढ़ गई, बट एट एनुअल ग्रोथ 2 to 3, लेकिन एनुअल ग्रोथ जो थी वो 2 से 3% ही थी पॉपुलेशन के हिसाब से। मेंट दैट इकोनॉमिक ग्रोथ वाज इनसफिशिएंट टू मीट द नीड्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, क्योंकि चाइना जैसे आपको पता ही है कि सबसे बड़ी जो पॉपुलेटेड कंट्री है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की जो वो चाइना की है। तो एनुअल इसलिए कम पड़ रही थी क्योंकि ग्रोइंग पॉपुलेशन थी, जितनी ये प्रोडक्शन बढ़ा रहे थे लेकिन उतनी पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी, तो उसकी वजह से इसकी डाउन रह रही थी। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज नॉट सफिशिएंट टू जनरेट ए सरप्लस फॉर इंडस्ट्री। अब देखिए एग्रीकल्चर तो अच्छा था लेकिन उसमें सरप्लस नहीं बच रहा। सरप्लस होता है कि वो इतना पैसा बच जाए कि वो कोई दूसरी जो है इंडस्ट्रीज जो है उसमें खर्च कर सके। इन चैप्टर 2 वी डिस्कस्ड द क्राइसिस ऑफ द स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी इन द यूएसएसआर। जैसे चैप्टर 2 में हमने ये डिस्कस किया था कि स्टेट कंट्रोल्ड इकॉनमी थी, मतलब स्टेट ही सब कुछ कंट्रोल करती थी, सारे दायरे जो थे, सारी इंस्टीट्यूशंस जो थी वो स्टेट कंट्रोल थी, स्टेट ही प्लानिंग करती थी। ऐसा ही सिस्टम यहाँ पे चाइना में इसने सिमिलर क्राइसिस वाज टू फेस चाइना टू। तो चाइना ने भी वही रखा था, और जैसे आपने देखा उसी वजह से चाइना जो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया और उसको नुकसान उठाना पड़ा। तो चाइना को भी बाद में लगा कि इससे उसका ग्रो नहीं हो रही है बल्कि उसको नुकसान हो रहा है। तो इट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज नॉट ग्रोइंग फास्ट इनफ, इंटरनेशनल ट्रेड वाज मिनिमल एंड पर कैपिटा इनकम वाज वेरी लो। अब देखिए पर कैपिटा इनकम भी उससे लो थी। पर कैपिटा इनकम क्या होती है, प्रति व्यक्ति इनकम, प्रति व्यक्ति इनकम जो होती है उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, कि एक व्यक्ति की इनकम कितनी है।
द चाइनीज़ लीडरशिप टुक मेजर पॉलिसी डिसीजंस इन द 1970s। तो चाइनीज़ लीडरशिप जो थे इन्होंने 1970 में एक बड़े बड़े डिसीजन लिए। चाइना एंडेड इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1972। चाइना ने क्या किया, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अपने आप को आइसोलेट किया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ अपने रिलेशंस जो थे वो मजबूत करना शुरू किए। प्रीमियर, इसके प्रीमियर मीन्स हो गया इसका प्राइम मिनिस्टर, प्रीमियर हो गया पीएम, प्राइम मिनिस्टर। जोहू इनलाई प्रपोज्ड द 4 मॉडर्नाइजेशंस। इसने 4 मॉडर्नाइजेशंस जो थी वो प्रपोज की। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये 4 जो थी इसने मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए। एंड मिलिट्री in 1973. By 1978, the then leader Deng Xiaoping announced the open door policy and economic reforms in China. तो कभी कभी जो क्वेश्चन भी आता है और डेंग जियोपिंग जो के बारे में कि चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी कब अडाप्ट की 1978 में, और हु वाज द लीडर हु फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ओपन डोर पॉलिसी। तो योर आंसर विल बी डेंग जियोपिंग होगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स जो ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है। द पॉलिसी वाज टू जनरेट हायर प्रोडक्टिविटी बाय इन्वेस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रॉड। तो पॉलिसी जो थी ये इसलिए जनरेट की गई कि हायर प्रोडक्टिविटी जो है वो इन्वेस्टमेंट और कैपिटल टेक्नोलॉजी पे जो यूज़ की जाए। चाइना फॉलोड इट्स ओन पाथ इन इंट्रोड्यूसिंग मार्केट इकनॉमी। और चाइना ने अपना ही एक तरीका अपनाया, ओपन इंट्रोड्यूसिंग मार्केट इकनॉमी इसने इंट्रोड्यूस कर दी, जो कि पहले मार्केट इकॉनमी नहीं थी। मतलब मार्केट इकनॉमी हो गई कि मार्केट के हिसाब से काम करना, मार्केट को क्या डिमांड है, मार्केट को क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, उसके हिसाब से। द चाइनीज़ डिड नॉट गो फॉर शॉक थेरेपी। चाइना कोई शॉक थेरेपी में नहीं गया जैसे यूएसएसआर के कंट्रीज़ गए थे शॉक थेरेपी में, कि उनको कम्युनिस्ट जो और सोशलिज्म को छोड़ के उसको ट्रांजिशन कर दिया कैपिटलिस्ट और डेमोक्रेटिक सिस्टम में। ऐसा नहीं था चाइनीज़ का, इसने खुद किया था, क्योंकि ये खुद अपने आप को अपनी इकॉनमी को इम्प्रूव करना चाह रहा था। द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन 1982 में प्राइवेटाइजेशन कर दिया चाइनीज़ ने एग्रीकल्चर को। वाज फॉलोड बाय द प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री इन 1998 में इंडस्ट्रीज़ को भी प्राइवेट कर दिया। ट्रेड बैरियर्स वर एलिमिनेटेड, जहाँ जहाँ वे ट्रेड करने के लिए जो बैरियर्स थे, मतलब जो रुकावटें थी, उनको हटा दिया गया। ओनली इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZs, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो थे वहाँ पर वेयर फॉरेन इन्वेस्टर्स कुड सेट अप एंटरप्राइजेज, जो इसलिए था कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आएँ तो वो इन्वेस्ट करें, और उनको मतलब उस जोन को रिमूव कर दिया, अलो कर दिया फॉरेन इन्वेस्टर्स को चाइना में आने के लिए और चाइनीज़ को बाहर जाने के लिए। इन चाइना द स्टेट प्लेड एंड कंटिन्यूज टू प्ले ए सेंट्रल रोल इन सेटिंग अप ऑफ ए मार्केट इकोनॉमी। तो चाइना ने क्या किया, एक रोल प्ले किया एक मार्केट इकॉनमी को सेटअप करने के लिए। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज हेल्प द चाइनीज़ इकोनॉमी। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी उससे चाइनीज़ इकोनॉमी को हेल्प मिली। ब्रेक फ्रॉम स्टैग्नेशन, जो एक स्टैग्नेशन में चली गई थी, मतलब रुक सी गई थी, अब वो अब पटरी पे आना शुरू हो गई, चलना शुरू हो गई, इकॉनमी ग्रोथ करने लगी। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेट टू ए रिमार्केबल राइज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो इससे क्या हुआ, इसको प्राइवेटेशन जब एग्रीकल्चर का हो गया तो रिमार्केबल राइज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने लगी। इन रूरल इनकम्स, क्योंकि गवर्नमेंट अब ये प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहा है कि क्योंकि जब प्राइवेट को दे दिया तो वो उनको प्रॉफिट, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन प्रॉफिट चाहते हैं, वो ये नहीं देखते। अब पब्लिक में ये होता है कि पब्लिक जो गवर्नमेंट लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हमें नहीं भी करेंगे, कम करेंगे तो भी उतना ही मिलेगा, लेकिन प्राइवेटाइजेशन बोनस वगैरह रखा होता है, तो वो जो ज़्यादा काम करेगा तो उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी या ज़्यादा बोनस मिलेगा, तो उस चक्कर में प्राइवेटाइजेशन में ज़्यादा काम होता है। जैसे आप देखते हैं कि प्राइवेटाइज हॉस्पिटल में जाएंगे या प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो वो ज़्यादा मेहनत करवाते हैं। हाई पर्सनल सेविंग्स इन द रूरल इकोनॉमी लीड टू एन exceptional exponential growth in rural industry. High personal savings, rural economy lead to an exceptional growth in the rural industry.
द चाइनीज़ इकनॉमी इंक्लूडिंग बोथ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ग्रू एट ए फास्ट रेट। तो दोनों इसकी, चाहे वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो या इसकी एग्रीकल्चर ग्रोथ हो, दोनों जो है वो इंडस्ट्री जो है वो फास्ट ग्रो करने लगी। द न्यू ट्रेड लॉज जो थे, द न्यू ट्रेड लॉज एंड द क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन लेड टू फिनोमिनल राइज इन फॉरेन ट्रेड भी बढ़ा। इससे चाइना हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI। तो चाइना जो था वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो डेस्टिनेशन बन गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। जैसे आपने देखा होगा कि 70% जो सामान है चाइना का वो इस वक्त इंडिया में बिकता है। एनी वेयर इन द वर्ल्ड इट हैज़, मतलब 70%, इवन के हमारा जो रॉ मटेरियल जो मेडिसिन का आता है वो भी चाइना से आता है। अब मोबाइल आप देख रहे हैं, टॉर्चें, वो लाइटर, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो चाइना की हैं और सस्ती भी मिलती हैं। इट हैज़ लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, क्योंकि अब इसके पास लार्ज फॉरेन एक्सचेंज हो गया था। नाउ अलाउ इट टू मेक बिग इन्वेस्टमेंट इन अदर कंट्रीज़, क्योंकि जब आपके पास फॉरेन एक्सचेंज है तो दूसरी कंट्रीज़ में आप आसानी के साथ इन्वेस्ट कर सकते हो। चाइनाज एक्सेशन टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 2001 हैज़ बीन ए फर्दर स्टेप इन इट्स ओपनिंग टू द आउटसाइड वर्ल्ड। अब देखिए जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी इसने एक्सेशन कर लिया, अपने आप को उसकी तरफ एक्सीड कर लिया। द कंट्री प्लान्स टू डीपन इट्स इंटीग्रेशन इनटू द वर्ल्ड इकनॉमी एंड शेप द फ्यूचर वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर। तो कंट्री जो है अब एक इंटीग्रेट हुई वर्ल्ड इकनॉमी के साथ, अपनी इकॉनमी को जोड़ दिया इसने और फ्यूचर आने वाले अपना इकोनॉमिक ऑर्डर जो था वो सुधार दिया। अब देखो यहाँ से देन माओज लिटिल रेड बुक ये दिखाया गया है और हीज कैपिटलिस्ट रेड पावर टाई। अब ये मतलब माओ जो था वो प्लान्ड इकॉनमी से अब आ गया कैपिटलिस्ट इकॉनमी में। तो पहले वो सिंपल ड्रेस में दिखाया गया है फर्स्ट कार्टून में, यहाँ की बात करूँ मैं इसमें, और इसमें टाई वगैरह बेल्ट, ये टाई वगैरह कोट शोट पहन के मतलब प्राइवेटाइजेशन दिखाया गया है किस तरह से चाइना देन एंड नाउ। पहले चाइना ये था और ये चाइनीज़ बाईसाइकिल मतलब ये दिखाया गया है इसमें। तो while the Chinese economy has improved dramatically, मतलब ड्रामेटिकली ये इम्प्रूव हुई, नॉट एवरीवन इन चाइना हैज़ रिसीव्ड द बेनिफिट्स ऑफ देयर फर्म्स। अब देखिए सारे लोगों को बेनिफिट तो नहीं मिले चाइना में। अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ राइजन इन चाइना, थोड़ी बहुत अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ी, विद नियरली 100 मिलियन पीपल लुकिंग फॉर जॉब्स देख रहे हैं। फीमेल एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ वर्क आर एज बैड एज इन यूरोप ऑफ द 18th एंड 19th सेंचुरी। ये भी बताया गया है कि फ़ीमेल एम्प्लॉयमेंट और कंडीशन जो वर्क काम करने की वहाँ पे बदतर हैं जैसे कि 18वीं और 19वीं सदी में है, क्योंकि वहाँ पे इतनी लिबरलाइजेशन नहीं दी गई है, इतने राइट्स नहीं है जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में है, क्योंकि ये कम्युनिस्ट कंट्री है तो यहाँ पे इतने राइट्स नहीं है। इसकी वजह से वहाँ की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो जो अनएम्प्लॉयड हैं तो वो हैं ही। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड करप्शन हैव इंक्रीज्ड, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और करप्शन जो है वो यहाँ पे बड़ी है। हैव इंक्रीज्ड बिसाइड राइज इन इकोनॉमिक इनक्वालिटी, क्योंकि इकोनॉमिक इनक्वालिटी हो गई, जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है और गरीब जो है वो गरीब ही है। बिटवीन रूरल एंड अर्बन रेजिडेंट्स एंड कोस्टल एंड आइलैंड प्रोविंसेस, हाउएवर रीजनली एंड ग्लोबली चाइना हैज़ बिकम एन इकोनॉमिक पावर टू रेकन विद। आप देखिए वो तो हो गया इसका इंटरनल मसले में, लेकिन रीजनली और ग्लोबली देखा जाए तो चाइना जो है अब क्या है, एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बनता जा रहा है, इसको रोकना मुश्किल है। द इंटीग्रेशन ऑफ चाइनाज इकोनॉमी एंड द इंटरडिपेंडेंसीज दैट दिस हैज़ क्रिएटेड हैज़ इनेबल्ड चाइना टू हैव कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस विद इट्स ट्रेड पार्टनर्स। अब देखिए इसकी जो इंटीग्रेशन हुई है वर्ल्ड की इकानमी के साथ जुड़ा हुआ है और इस पे बहुत से जो कंट्रीज़ हैं वो डिपेंडेंट हो गए हैं, उससे इसका जो इन्फ्लुएंस है वो ट्रेड पार्टनर्स के लिए बहुत बड़ा है। हैंस इट्स आउटस्टैंडिंग इशूज़ विद जापान है, US, आसियान एंड रशिया हैव बीन टेम्पर्ड बाय इकोनॉमिक कंसिडरेशंस। इट होप्स टू रिजॉल्व इट्स डिफरेंसेस विद ताइवान। अब आशा है कि इसके जो ताइवान के साथ डिफरेंसेस हैं, मतभेद हैं, वो भी हल हो जाएंगे। विच इट रिगार्ड्स एज ए
रेनिगेड प्रोविंस बाय इंटीग्रेटिंग इट क्लोजली इनटू इट्स इकोनॉमी। अब ताइवान को भी अपना हिस्सा समझता है और उसको ये अपने इकॉनमी के साथ मिला रहा है। Fears of Chinese rise have also been mitigated by its contribution to the stability of the ASEAN economies after the 1997 फाइनेंशियल क्राइसिस। अब क्या बता रहा था, फेयर जो है चाइनाज राइज, और चाइना का जो एक बढ़ना इकॉनमी का, वो उससे डर सा हो रहा है, क्योंकि बाई इट्स कंट्रीब्यूशन मिटिगेटेड हैव आल्सो बीन मिटिगेटेड बाई इट्स कंट्रीब्यूशन टू द स्टेबिलिटी ऑफ आसियन इकोनॉमी की जो स्टेबिलिटी है आफ्टर द 1997 फाइनेंशियल क्राइसिस। इट्स मोर आउटवर्ड लुकिंग इन्वेस्टमेंट एंड एड पॉलिसीज इन लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका आर इंक्रीजिंगली प्रोजेक्टिंग इट एज ए ग्लोबल प्लेयर। अब देखिए इसकी जो इन्वेस्टमेंट है या जो पॉलिसीज़ हैं लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में, जो एक प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ग्लोबल प्लेयर बन रहा है डेवलपिंग कंट्रीज़ या डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के लिए। तो ये था चाइनीज़, हाउ द फैक्टर्स या विच आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ द चाइनीज़ इकोनॉमी। तो इंडिया और चाइना के रिलेशंस जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है।